नमस्कार दोस्तों। मेंस बीपीएससी मेंस लेक्चर का चौथा लेक्चर है ये मेंस सीरीज का। हमने पिछले लेक्चर में इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिए हैं। सेकंड लेक्चर में ये चीज़ आया था। ये 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। पिछले लेक्चर में मैंने प्रॉमिस किया था कि GS2 के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो उसको भी आज उसी को लेके आया हूँ मैं। GS2 के ही हम क्वेश्चन मेन रूप से देखेंगे। और एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, है ना। आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आंसर भेजना है मुझे। इस बार तो मैंने लिख दिया है, इनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया, आप ही लोगों के लिए किया है, सबको फ़ायदा हो जाए किसी एक के उससे। इन्होंने अच्छे क्वेश्चंस लिखे थे, मूलतः ही NCERT के क्वेश्चन हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे यहीं पर इसी वीडियो में, आंसर्स दिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, आज का वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जिन्होंने पहली बार आंसर राइटिंग शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक नहीं किया है, करना चाहते हैं। पिछली बार कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर कंटेंट कहाँ से लाएं, हम लिखने के लिए हमारे पास मिलता ही नहीं, हमारा कलम ही नहीं चलता कि हम लिखें कैसे, है ना। तो उनके लिए लेके आया हूँ। ये बुक तो सबके पास होगा, कक्षा 7 का इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, हमारे अतीत 2। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। क्या सब करेंगे, पहले मैं आंसर राइटिंग बिल्कुल बेसिक वालों को सिखाऊंगा मैं। उसके बाद हम लोग GS पेपर 2 के कुछ आंसर्स देखेंगे डिस्कस करके। उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चंस भेजे हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक मॉडल आंसर दिखाऊंगा, है ना। इतना कुछ हम लोग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बुक सबके पास होगा, ठीक ना। इसका बिल्कुल पहले चैप्टर पर चलते हैं। पहले चैप्टर का क्वेश्चन है ये कि पिछले कुछ शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है ना। दूसरा है कि जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते हैं। 3 में से 2 ही क्वेश्चन देखते हैं। इसको आपको जैसे लिखना है, आप क्या करोगे, सबसे पहले ये बुक उठाओ, इसको पढ़ना शुरू करो। पहला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा। उसको क्या करना है, कॉपी पर लिख देना है। अब इससे बेसिक तो नहीं जा सकते ना। मध्य विद्यालय में जब हम लोग पढ़ते थे उस समय भी इस चीज़ को हम लोग करते थे। किताब के पीछे क्वेश्चन होता था, बुक में से पढ़ के चैप्टर में उसका आंसर ढूंढते थे और उसको कॉपी पर लिखते थे। समझ रहे हो ना, बिल्कुल बेसिक से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। इसके लिए क्या करना है, फिर से आपको चैप्टर पढ़ना है। उसमें आपको ये चुन लेना है कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। उसको नोट डाउन कर लो अपनी भाषा में। समझ रहे हो ना, जैसे मैं दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला। इसी चैप्टर में है नई और पुरानी शब्दावली। इसी चैप्टर है, पहले चैप्टर में ही क्लास 7th के हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप यहाँ से पढ़ोगे, मैं इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है। जब आप यहाँ से पढ़ोगे इसको तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदल गया। इतने में ही इसका आंसर है। पहले का मैंने आंसर भी ढूंढ के दिखाया आपको। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते हैं। तो जातियों के मामले भी इसी चैप्टर में एक और टॉपिक था जिसका नाम था नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। इसको आप खुद से पढ़ना, इसमें से इसका आंसर लिखना और मुझे सेंड कर सकते हैं आप। पता ही है कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर सेंड करना होता है। कल एक ऋषि कुमार ने सेंड किया था आंसर पिछली बार का। कुछ लोगों ने सेंड किए हैं, बहुत ही बढ़िया लिखा है इन लोगों ने। कुछ लोगों ने बेहतरीन लिख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आपके साथ आप किसके साथ कंपटीशन हो रहा है। कुछ लोग बहुत ही अच्छा आंसर लिख रहे हैं और अगर आप अभी सोच ही रहे हो तो आप पीछे हो जाओगे फिर। समझ रहे हो ना, कंपटीशन है ये, तो इसलिए इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये 2 क्वेश्चंस उनके लिए हैं जो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हम शुरू कहाँ से करें आंसर लिखना। एक दिन बीपीएससी पर डिटेल्स वीडियो हम लोग करेंगे, जिसमें उनके लिए होगा ये स्पेशली वीडियो जो बीपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। कहाँ से शुरू करें, बिल्कुल बेसिक से। ओके। और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी कई सारे लोग बोल रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल का। देखो डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा हिस्ट्री ऑप्शनल का, इसलिए मैं अच्छा खासा इसका एनालिसिस पेपर 5-7 साल का देख के, सिलेबस देख के, फिर किताबें आपके लिए लेके मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इसलिए निश्चिंत रहो, वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। इन सब क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था। मौलिक अधिकार वाले क्वेश्चंस, गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था इस कथन की समीक्षा कीजिए। मतलब क्या बोल रहा है, हमारा संसद जो है ना वो सॉवरेन नहीं है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, हमारे संसद पर किसी बाहरी का दबाव चलता है। क्या इस कथन को आप मानोगे, नहीं, इसका खंडन करना। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का। इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। GS पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है इसका कि राज्य के नीति निदेशक तत्व
पवित्र घोषणा मात्र नहीं है बल्कि राज्य के नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट दिशा निर्देश हैं। व्याख्या कीजिए और बताइए कि वो कहाँ तक व्यवहारिक रूप से लागू किए गए हैं। आपको सबसे पहले क्या बताना है इस क्वेश्चन में? पिछली बार भी मैंने इसको डिस्कस किया था, हल्का फुल्का दिया था मैंने। क्या करना है? सबसे पहले लिखना है आपको कि नीति निदेशक तत्व है क्या। डीपीएस जिसको कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स जिसको कहा जाता है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि नीति निदेशक तत्व है क्या। इंट्रो दे दिया मैंने, रुक जाओ किसी क्लीन साफ वाले पेज पर चलते हैं। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इंट्रो लिख दिया कि नीति निदेशक तत्व क्या है। कहाँ से कहाँ तक है भाई? आर्टिकल 36 से 51 तक दिया हुआ है, हमारे संविधान का भाग है ये। उसके बाद क्या लिखोगे, इसको क्यों डाला गया है। लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, बुक का भी ले सकते हो, अगर पहली बार आंसर लिख रहे हो तो बुक का सहारा ले सकते हो। लिखोगे क्यों इसको लाया गया था संविधान में। ओके, इतना लिख दिया। डीपीएस के बारे में फिर जब आप मेन बॉडी इसका पार्ट लिखना शुरू करो कि नहीं ये मात्र एक घोषणा मात्र नहीं है बल्कि ये हमारे दिशा निर्देश तय करते हैं, हमारी राजनीति के, हमारे आर्थिक स्थिति के, हमारे जो सामाजिक स्थिति है उसके, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, जो संविधान वेत्ता हैं या डॉक्टर अम्बेडकर हैं जो संविधान निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था इनका, तो इनके कोटेशन को आप लिखोगे ज़रूर। समझ रहे हो ना? इससे क्या होगा, जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने क्या बोला है डीपीएस के बारे में, अगर आपने ये लिख दिया तो आंसर जो चेक करने वाला उसकी मजाल नहीं है कि उसको काट सके। इतना लिख दिया। उसके बाद आप तर्क दोगे विभिन्न रूप से। कौन कौन से तर्क दोगे कि आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता जिसको शामिल करने की बात हो रही है। शिक्षा का अधिकार पहले क्या था, पहले डीपीएस में शामिल था, अब ये मूल अधिकार बन चुका है। समान काम के लिए समान वेतन, अब ये बिल्कुल राइट बन चुका है लोगों का। उसके अलावा जो पंचायती राज है आर्टिकल 40, ये अब अधिकार बन चुका है लोगों का, मतलब इसको 73 और 74 संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे पर्यावरण संबंधी प्रावधान है आर्टिकल 48 में, वो भी अब राइट बन चुका है लोगों का। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी है हमें आर्टिकल 21 के तहत, जीवन के अधिकार के तहत। तो आप जब इतना सारा चीज़ लिखोगे तो आप क्या बोलोगे कि समय समय पर डीपीएस को शामिल करते हुए राज्य ने नीतियाँ बनाई हैं जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। समझ रहे हो ना? जब हम इस चीज़ को लिख देंगे तब फिर अंत में क्या लिखेंगे निष्कर्षतः, अतः कहा जा सकता है कि डीपीएस जो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, वो एक घोषणा मात्र नहीं है बल्कि वो हमारी दिशा निर्देश को तय करते हैं। समझ रहे हो ना? कितना सारा मैंने बता दिया, इसको लिखने का कोशिश करना। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या था, हिंदुत्व की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। क्या यह धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है? तो आपको बता देना हिंदुत्व और हिंदुइज्म में फ़र्क क्या है ना। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो इसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन पर चल लो। भारतीय राजनीतिक प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए। पिछली बार ही मैंने बताया था कि किसान संगठन हो गया या आरएसएस हो गया या कोई और स्टूडेंट विंग हो गया, ये सब क्या काम करते हैं, स्टूडेंट विंग ये सब क्या काम करते हैं, दबाव समूह का एक तरह से काम करे। दबाव समूह का क्या काम होता है कि समाज के पक्ष में सरकार जो नीतियां हैं उसमें कुछ अगर समाज के पक्ष में नहीं है तो इन पर दबाव बना के सरकार को उन नीतियों को बनाने के लिए विवश करना। जैसे किसानों ने, जब किसान का लॉ पास किया गया तो अपने संगठन के माध्यम से विरोध किया उन्होंने, तो उसके लॉ को वापस लिया गया ना। तो इससे किसका भला होगा? जिन किसानों ने विरोध किया और जो किसान वगैरह थे उनके भले होंगे। उन्होंने सरकार पर दबाव समूह का ही तो काम किया, नहीं तो सरकार क्या वापस लेती? नहीं लेती है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। ये आपको पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत में चैप्टर मिल जाएगा। बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन को भी हम स्किप कर रहे हैं, इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं। भारत में दीर्घकालिक रोजगार नीति का मुख्य मुद्दा रोजगार प्रदान करना नहीं वरन श्रम शक्ति की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इस कथन का विवेचन गुणात्मक शिक्षण व प्रशिक्षण के मार्फत ज्ञान व दक्षता के विकास के विशेष संदर्भ में कीजिए। देश में 2000 के बाद क्षेत्रवार रोजगार सृजन की प्रवृत्ति और फलितार्थों को समझाइए। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ये यूपीएससी से कॉपी पेस्ट किया है बीपीएससी ने क्वेश्चन को, है ना। आपको क्या बता रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म की रोज़गार नीति पूछ रहा है आपसे। मतलब 1 साल 2 साल के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म में आप लोगों को क्या रोज़गार दे सकते हो और किसके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है वो। यहाँ पर देखना किसके परिप्रेक्ष्य में, कीवर्ड्स को पकड़ते हैं सबसे पहले। विवेचना गुणात्मक पूर्वक शिक्षण प्रशिक्षण के मार्फत ज्ञान दक्षता के विकास के संदर्भ में बताना है। मतलब क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में किस प्रकार का रोज़गार विकसित होने चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन के बाद जो स्किल डेवलपमेंट होते हैं उनकी बात कर रहा है।
स्किल डेवलपमेंट के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग की बात कर रहा है कि ट्रेनिंग लोगों को मिलता है कि नहीं। उसके परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है कि रोज़गार दीर्घकालिक नीति क्या होनी चाहिए। आप यहाँ पर क्या बता सकते हो कि इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन का अभाव है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ के जो स्टूडेंट निकलते हैं उनको अलग से फिर बाहर से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है आसानी से। उसके बाद से क्या बताओगे कि जो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन की डिग्री और मास्टर डिग्री की रह गई है डिग्रियाँ, वो बस नाम मात्र की रह गई हैं। बच्चों में स्किल का अभाव होता है, जिसके कारण से वो नौकरी नहीं ले पाते हैं। तीसरी बात आप क्या लिखोगे कि स्कूल स्तर पर जो प्रायोगिक एजुकेशन होता है, मतलब जो वास्तविक यूज वाले एजुकेशन होते हैं, उनकी कमी है और हमें वैसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिनका हमारे सामान्य जीवन, हमारे रोज़गार से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, इसके बाद हम लोग बताना शुरू करेंगे कि देखो यहाँ पर एक और चीज़ इसमें पूछा है कि देश में 2000 के बाद क्षेत्रवार रोजगार सृजन की प्रवृत्ति बताइए। इससे पहले हम क्या बताएंगे, जब हम ये कमियां बता देंगे कि स्किल में कहाँ कमी है, इनको कहाँ कमी है, इसके बाद हम लोग योजनाएं लिखना शुरू करेंगे। जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, इसका मतलब क्या था कि युवाओं को स्किल प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन के तहत AIM जो है, इसके तहत भी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन जो है उसमें सुधार किया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, इसमें बताया गया है कि क्लास 6 से ही लोगों को इंटर्नशिप और व्यवहारिक ज्ञान पर फोकस किया जाएगा। इन चीज़ों का जब आप लिख दोगे, ये नया क्वेश्चन का भी मैं बता रहा हूँ, भले 2018 में पूछा था, आज के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा वो मैं कह रहा हूँ। फिर अब 2000 ईस्वी के बाद क्षेत्रवार रोजगार सृजन की प्रवृत्तियाँ बतानी है और फलितार्थ को भी समझाना। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये कह रहा है कि 2000 ईस्वी के बाद प्राइमरी सेक्टर जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है विनिर्माण का क्षेत्र, जिसको बोलते हैं कि अब हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किन चीज़ों का निर्माण हो रहा है, और तीसरा होता है सेवा सेक्टर। इन तीनों के सेक्टर वाइज आपको रोजगार का प्रवृत्ति बताना है। ये कहाँ से हम पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक सर्वे जो आता है बिहार का और भारत सरकार का, उसमें आपको ये डेटा मिलेंगे। तो आपको डेटा तो अपडेट रहना ही पड़ता है मेंस में जाने से पहले। तो इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, मैंने एक वो व्यू दिया है ओवर, आप उसको लिख सकते हो, लिखने की कोशिश तो कम से कम कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में, कीवर्ड पकड़ते हैं, पूरा भारत का कृषि पूछा है, बिहार का नहीं। समृद्धि एवं उत्पादकता के प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। देश में उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कृषि आय को बढ़ाने के उपाय भी सुझाइए। कृषि में समृद्धि लाना है, समृद्धि या उत्पादकता को बढ़ाना है, प्रवृत्ति की व्याख्या करना है। तो देखो देश में क्या है, 1991 के बाद, कल इस क्वेश्चन को मैं भी लिखूंगा, 1991 के बाद क्या हुआ कि देश में कृषि की समृद्धि कम हुई। आप इसमें सबसे पहले लिखोगे कि आज़ादी के समय हमारे देश की कृषि में 60% का योगदान था, देश की GDP में कृषि का। समझ रहे हो ना, आज कितना है, 17% योगदान है। क्या कृषि का योगदान कम हुआ है, क्या कृषि के वैल्यू भी कम हो गया? नहीं। देश जब आज़ाद हुआ तब हमारी GDP 100 रुपये की थी, इसमें 60% का 60 रुपया कृषि से आता था, 60 रुपया आता था, ठीक है ना, परसेंट नहीं, 60 रुपया। आज हमारी किसी GDP है 2000, इसमें 500 रुपया आता है कृषि से। अब बताओ, कृषि 60 से 500 पर आया, परसेंटेज क्या वही है? नहीं, परसेंटेज वो नहीं है, परसेंटेज बदल गया है। तो समझ रहे हो, अमाउंट तो कृषि में उत्पादकता में अवश्य बढ़ा है, लेकिन उसका GDP में परसेंटेज कम हुआ, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। हमारे सेवा सेक्टर और विनिर्माण सेक्टर का GDP में प्रवृत्ति बढ़ रहा है। ओके, यानी कि हम प्राथमिक क्षेत्र जो है उस पर अपनी GDP की निर्भरता को कम कर रहे हैं। उत्पादन के समृद्धि की प्रवृत्ति की व्याख्या करना है, तो आपको क्या बताना है, उत्पादकता की प्रवृत्ति क्या होती है। उत्पादकता जो होती है वो तब बढ़ती है जब हमारा लैंड जो हो, लैंड रिफॉर्म जब आया था, तो उसके बाद क्या हुआ था कि जब एक जगह सबको ज़मीन मिल गई थी। इसमें आप लैंड रिफॉर्म का एक उदाहरण दे सकते हो कि लैंड रिफॉर्म लाया गया, उसके बाद से फिर हरित क्रांति लाया गया। ये सब विभिन्न तरीके हैं जिसके माध्यम से कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की गई, भारत में समृद्धि बढ़ाने की कोशिश की गई, है ना। फिर निजीकरण का दौर जब 1991 में शुरू हुआ, तो जब बाहरी प्लेयर्स आ गए, प्राइवेट प्लेयर्स, तो हमारे यहाँ किसानों को कंपटीशन फेस करना पड़ा। उसके बावजूद जैसे दूध का सेक्टर है, अभी इसमें अभी तक नहीं आता है बाहरी प्रोडक्ट भारत में, इसलिए हमने ऑस्ट्रेलिया वगैरह से कोई करार नहीं किया है इन सब चीज़ को। मिल्क प्रोडक्ट जो है वो अभी भी अपने देश का ही उत्पादन होता है। इसके बाद आपको क्या बताना है कि देश की उत्पादकता में आपको सुधार लाना है और कृषि आय बढ़ाने के उपाय बताने हैं। तो जो 2022 तक के लिए कृषि किसानों के आय को दोगुने करने का लक्ष्य था, उसको आगे बढ़ा दिया गया है, आपको पता होगा, है ना। तो उत्पादकता कैसे बढ़ती है, पहली चीज़ आप इसमें नई चीज़ों को लिख सकते हैं कि कृषि तकनीक का सुधार।
तकनीकी सुधार का मतलब क्या होता है कि जो आप एक ही खेती पर बार बार एक ही चावल गेहूं फसल उगा रहे हो, उसको थोड़ा सा विराम दे के आप फलीदार पौधे उगा सकते हो, जिससे क्या होता है मिट्टी की उर्वरता फिर से वो रिचार्ज हो जाती है। समझ रहे हो ना, फलीदार पौधे में नाइट्रोजन होता है इसके कारण से। तो एक क्या होता है कृषि तकनीक के सुधार, दूसरा क्या होता है उन्नत बीज का उपयोग, तीसरा क्या होता है उचित सिंचाई प्रबंधन होना चाहिए भाई, तभी तो होगा। चौथा क्या होता है इससे जुड़े हुए इसके उद्योग भी तो होने चाहिए जो मूल्यवर्धन कर सके। आलू 10 रुपये किलो मिलता है और 20 रुपये का चिप्स मिलता है लेज का, उसमें 5 पीस आलू का भी नहीं रहता है। तो समझ रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। 1 किलो आलू में समझो कितना किलो लेज का चिप्स बनता होगा, तो इसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। यानी कि उसके उद्योग भी तो कृषि से संबंधित होने चाहिए, है ना। उसके अलावा क्या होना चाहिए, निर्यात की सुविधा होनी चाहिए। निर्यात की सुविधा के अलावा क्या होना चाहिए, उन्नत किस्म के कृषियों को जो आप पूर्वानुमान होते हैं मौसम संबंधी पूर्वानुमान, उसको प्राप्त होने चाहिए। मानसून पर निर्भरता कम होनी चाहिए किसानों को, जैसे इस बार बिहार में सूखा पड़ने वाला है, मानसून पर निर्भरता कम होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम कृषि में सुधार ला सकते हैं। कृषि आय को बढ़ाने का क्या है, प्रधानमंत्री जी का एक योजना चल रहा है जिसमें 2000 करके 3 स्लॉट में 6000 रुपये किसानों को दिया जाता है, सीमांत किसानों को। इससे उनकी बीज की लागत वगैरह सब निकल आती है। तो ये सब विभिन्न तरीके हैं। कृषि तो आप वैसे भी लिख सकते हो, अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से होगा तो अपने आस पड़ोस देख के आप लिख सकते हो, समझ रहे हो ना। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल की अवधि में पंचायत व्यवस्था के सशक्तिकरण के माध्यम से विकेंद्रीकृत नियोजन भारत की आयोजना का केंद्र बिंदु रहा है। इस कथन को समझाते हुए समन्वित प्रादेशिक विकास योजना की एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। संविधान के 73-74 संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन के परिदृश्य का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है ताकि सब लोग डर जाएं, इस क्वेश्चन को छोड़ दें, है कुछ नहीं इसमें। पंचायत संबंधी जो हाल में सुधार हुए हैं, ई पंचायत की बात करते हैं या पंचायतों को फाइबर ऑप्टिक्स से जोड़ने की बात करते हैं, ये सब पंचायत संबंधी सुधार है ना। तो इन्हीं चीज़ों को लिखना है। मैं कीवर्ड्स पकड़ाता हूँ। हाल की अवधि मतलब करंट अफेयर को लेकर चलना है। पंचायत व्यवस्था के सशक्तिकरण, पंचायत को कैसे सशक्त किया है सरकार ने। विकेंद्रीकृत मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज नियोजन, यानी कि जरूरी नहीं कि हर काम में सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही करे, पंचायत को ज़्यादा शक्तियाँ देना। इस कथन को समझाते हुए समन्वित प्रादेशिक विकास योजना जो रीजनल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनकी बात कर रहा है। समझ रहे हो ना आप। एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और 73-74 जो संविधान संशोधन हुए हैं 1992-93 में, उसके बाद नियोजन के परिदृश्य की आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है, आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं और निगेटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। इसके लिए आपको पॉलिटी का गंभीर ज्ञान होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। पहली बात तो ये स्पष्ट कर लेते हैं। पेपर 1 जो है बीपीएससी का, उसमें क्या होता है ना, उसमें आप अगर हिस्ट्री थोड़ा बहुत नॉलेज है, बिहार का थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप उसके क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। पेपर 2 कठिन होता है, GS 2, इसलिए इसको लिखना कठिन होता है। तो अब आप क्या लिखोगे, पंचायती व्यवस्था क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये लिख दोगे, 2-4 समितियों के नाम लिख देना, क्योंकि 38 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पेज भी भरना है, 4.5 पेज 5 पेज। ओके, सारे समितियों के नाम लिख दोगे। बलवंत राय मेहता समिति लिख दोगे, अशोक मेहता, फिर सिंघवी लिख दोगे, LM सिंघवी समिति जो आया था। उसके बाद फिर कब लागू किया गया है, 73-74 संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया, कौन से शेड्यूल में है, तो 11th और 12th शेड्यूल में है ये पंचायत। इतना लिख दिया, पंचायत का इंट्रोडक्शन दे दिया, पंचायत की कुछ शक्तियों को लिख दिया। अब आ जाएंगे हम करंट अफेयर पर। बिहार सरकार ने जो पंचायतों के लिए योजनाएं चलाई हैं, भारत सरकार ने जो पंचायतों के लिए योजनाएं चलाई हैं, उनको हम लिखना शुरू करेंगे। उनको जब हम लिख देंगे उसके बाद से क्या बोलेंगे, आलोचनात्मक परीक्षण पर आ जाएंगे कि पंचायतों को तो शक्तियाँ दी गई हैं लेकिन उसके पास फंडिंग का हमेशा अभाव रहता है। पहले तारीफ कर देंगे, पहले आलोचना कर देंगे, फिर बाद में तारीफ करते हुए स्टेटमेंट क्वेश्चन खत्म करना है। क्वेश्चन का खत्म कभी भी निगेटिव चीज़ों के साथ मत करना, कभी भी नहीं। किसी आलोचना के द्वारा क्वेश्चन का कभी खत्म मत करना, पॉजिटिव चीज़ों के साथ खत्म करेंगे हम। पहले बोलेंगे फंडिंग का अभाव है, दूसरे बोलेंगे उनके पास संरचना नहीं है सही ढंग का, पंचायत में जो लोग चुन के जाते हैं क्या वो इस काबिल होते हैं कि वो गांव चला सकें। तीसरा चीज़ क्या होता है कि राज्य सरकारें जो हैं वो पंचायतों की शक्तियाँ दिनों दिन कम करती रहती हैं। चौथा क्या है कि सामान्य जो जिला स्तर के अधिकारी होते हैं वो पंचायतों को उतना प्राथमिकता नहीं देते हैं। समझ रहे हो ना। उसके बाद से क्या लिख सकते हो कि इनके पास सबसे पहले तो फंडिंग मैंने बोल दिया, और क्या हो सकता है बताओ। जैसे जातिगत चीज़ें होती हैं गांव घर में, देखा होगा तो पंचायतों में अगर नीची जाति के लोग मुखिया बन गए या ऊंची जाति के लोग मुखिया बन गए तो एक जातिगत रिवॉल्व चलता है कि परेशान किया जाए दूसरे जाति के लोगों को या जो उन्होंने वोट नहीं दिया उन लोगों को। समझ रहे हो ना, लोकल पॉलिटिक्स बड़ा हावी होता है।
तो इन सब चीज़ों का आप लिख सकते हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों को बांट के क्या क्या लिखोगे, सामाजिक मुद्दे क्या क्या हैं पंचायतों के समक्ष, राजनीतिक मुद्दे क्या हैं और आर्थिक मुद्दे क्या हैं। आर्थिक में लिख दोगे फंडिंग वगैरह का अभाव, राजनीतिक में लिख सकते हो कि लोकल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलता है, या फिर आरक्षण जैसी चीज़ें लिख सकते हो कि महिलाओं को 50% आरक्षण देने से कई बार क्या होता है कि समाज में क्या करते हैं पुरुष, कि अपनी अपने घर की बीवियों बहनों को खड़ा कर देते हैं और शासन कौन कर रहा होता है, पीछे से पुरुष कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को जब आप कंप्लीट लिख दोगे तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। एक मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की है, ओके, आप लिखने की कोशिश करना। अब सेक्शन 2 पर चलते हैं, इसके सेक्शन 3 पर। सेक्शन 1 भी किया हमने, सेक्शन 3 पर आ गए। सेक्शन 1 में वही था नीति निषेध वाला काम। इस सेक्शन 3 में ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और उसके अलावा क्या रहता है, साइंस टेक के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं या इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे यहाँ पर शुरू करते हैं, इसरो की उपलब्धियों को आप किस तरह देखते हैं। ये सीधा सीधा साइंस का क्वेश्चन है, आप फैक्ट इसको पूरा का पूरा लिख सकते हैं। इसरो की उपलब्धि कोई पढ़ने वो बताने की चीज़ नहीं है, आपको ये सीधा सीधा बुक में से पढ़ना है और उसको लिख देना है, इसमें कोई समझाने की चीज़ नहीं है। उदय योजना, डिस्कॉम क्या होता है, जो बिजली बांटती है कंपनी, आपके घर तक जो बिजली पहुंचा रही है। देखो, बिजली का उत्पादन कोई और करता है, बांटने का काम कोई और करता है। तो उदय योजना उन्हीं डिस्कॉम कंपनियों के लिए लाए गए थे जो बिजली बांटने का काम करती हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये उनके लिए है उदय योजना, इसको भी आप आसानी से लिख सकते हो। ये तो योजना है, डायरेक्ट पढ़ो, योजना को लिख सकते हो। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार को जारी रखना चाहिए। नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्य एवं भय की विवेचना कीजिए। तो क्या नाभिकीय ऊर्जा को बंद कर देना चाहिए भारत को? नहीं, बिल्कुल भारत को जारी रखना चाहिए। भारत के बिजली उत्पादन अभी 2.5% के करीब में नाभिकीय सेक्टर का योगदान है। आप ये पहले तो ये लिखोगे कि नाभिकीय जो सेक्टर है उसको कब शुरू किया गया था। तो आपको पता होगा पंडित नेहरू के समय में ही पहली बार बनाया गया था, अपना देश का पहला स्वदेशी रिएक्टर बनाया गया था। तो पहली बात तो आप उसको लिख दोगे जब, तब नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार जारी रखना चाहिए। इसके पक्ष में आप 20 पॉइंट लिखोगे, कम से कम 10 पॉइंट, कि क्यों रखना चाहिए। एक तो पॉल्यूशन कम फैलाता है ना, पॉल्यूशन तुलनात्मक रूप से कम होता है। रिन्यूएबल मतलब अच्छा स्रोत माना जाता है, नाभिक का ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, और भी पॉइंट्स जो इनसे संबंधित आपको हो सकता है, अभी नहीं आ रहा दिमाग में तो मैं बता देता हूँ। उसके बाद पक्ष में इसके कुछ तथ्य लिख सकते हो। विपक्ष में क्या लिख सकते हो कि एटॉमिक जो पावर प्लांट होते हैं उनको संभालना बड़ा कठिन होता है, उनमें थोड़ी सी भी अगर लापरवाही होती है तो बहुत बड़े स्तर पर विनाश हो सकता है। समझ रहे हो ना। तो इन चीज़ों को आप लिख के इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो। बोलोगे तो मैं अगले लेक्चर में इसको लिख के ले आऊँगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस सेक्शन 3 में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनको आपको बस कॉमन सेंस पर लिखना होता है, अगर आपने कंप्लीट अध्ययन किया होगा तो। भारत के लिए प्रदूषण गंभीर खतरा बन गया है, बिल्कुल सही है ये। उदाहरण पर दे सकते हो कि दिल्ली, पूरे उत्तर भारत के जो हाल होते हैं ठंड के मौसम में प्रदूषण में, मुजफ्फरपुर से लेकर और दिल्ली तक, इनके कारणों की पहचान कीजिए। कारण क्या है अब वो बताना है आपको। इंगित कीजिए कि शासन द्वारा कौन कौन से अनिवार्य कदम उठाए जाने चाहिए एवं जनता द्वारा कौन कौन से स्वैच्छिक कदम उठाए जाने चाहिए। जनता द्वारा का मतलब क्या होता है, आपको सरकार और जनता दोनों के क्या कदम उठाने चाहिए कि प्रदूषण कम हो जाए, यानी कि जन जागरूकता की भी बात कर रहा है। आप एक जब प्रशासक बनोगे तो आपको यही तो करना है ना। आप सरकार के जो नीतियां होंगी और जनता के जो होंगे उन दोनों को मिलाकर ही आपको चलना पड़ेगा। समझ लो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपको लिखना था। पहले प्रदूषण का गंभीर खतरा लिखो। प्रदूषण क्या होता है उसको परिभाषित करोगे। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण बोलोगे कोई भी ऐसी चीज़ जो, कोई भी ऐसा बाहरी चीज़ जो किसी चीज़ के नेचुरल बिहेवियर में बदलाव कर देता है वही प्रदूषक कहलाता है ना। और ये पूरी प्रक्रिया प्रदूषण कहलाती है। मतलब क्या होता है, जैसे हवा है, हवा का काम क्या है, अच्छी हवा होती है तो सांस लेते हैं हम, तभी तो हम रहते हैं। अब हवा का नेचुरल गुण अगर बदल जाए, हवा अगर जहरीली हो जाए या प्रदूषित हो जाए तो हमारे शरीर को नुकसान करना शुरू कर देगा, है ना। प्रदूषण की परिभाषा दोगे सबसे पहले, प्रदूषण के प्रकार लिख दोगे कुछ, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अलग अलग प्रदूषण लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एक प्रदूषण की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि वायु प्रदूषण के बारे में बताइए, तो आपको सारे प्रदूषण के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। सरकार ने कौन कौन से सुधार किए हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया है सरकार ने, बहुत पहले बनाया था। जल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। उसके बाद से 1986 का एक्ट है। उसके बाद से 2010 में एनजीटी बनाया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके बारे में आपको बताना है ना। उसके बाद से क्या बताना है कि सरकार अभी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए भी कुछ कदम उठा रही है, उसके बारे में बताना है। गंगा को जो स्वच्छ करने का अभियान चल रहा है उसके बारे में आपको बताना है। समझ रहे हो। इतना कुछ जब आप बता दोगे उसके बाद अंत में लिखना है कि जन जागरूकता कैसे फैल सकती है। लोगों को बताना कि आप अपनी गाड़ी से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, बस से ट्रैवल कर लो, मेट्रो से ट्रैवल कर लो, ट्रेन से ट्रैवल कर लो। दूसरा चीज़ क्या कि कचरा जो
होते हैं, कचरा सफाई के लिए जो अभियान है उसमें सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। जन जागरूकता के बारे में तो खुद ही लिख सकते हो भाई। तो इतना सब कुछ लिख दोगे तब जाके ये क्वेश्चन पूरा होगा। मिनिमम 4 से 5 पेज लिखना, कोशिश ज़रूर करना। पहली बार में हो सकता है आप 100 वर्ड ही लिखो, लेकिन लिखोगे तो ना। पहली बार हो सकता है प्रदूषण की परिभाषा लिखो, प्रकार ही लिखो, उतना तो लिखना शुरू करोगे ना। और पहली चीज़, एक आदमी ने, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था मुझे लिख के, उन्होंने लाइनिंग वाले पेपर का इस्तेमाल किया था। ये कभी मत करना, लाइनिंग वाले पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ वाइट पेज पर आपको आंसर लिखना है, समझ रहे हो ना। बिल्कुल दोनों तरफ से स्केल से खींच के बीच में आपको आंसर लिखना है वाइट पेज पर। आदत बनानी है। वाइट पेज पर अगर आदत नहीं बनेगा तो आपकी लाइन ऐसे भागेगी, यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होता है, या तो फिर ऐसे भागती है। पहले मेरे साथ भी यही होता था। ओके, तो पेपर 2 का हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया है आज। अब चलते हैं जो क्वेश्चंस भेजा गया था मुझे उस पर, उसके बाद हम लोग आंसर पर चलेंगे। ये क्वेश्चन भेजा था, आप लोग अब क्वेश्चन मत भेजना, ओके। इसको आज मैं डिस्कस कर देता हूँ, आपको मुझे आंसर भेजने हैं, क्वेश्चन नहीं। पहला क्वेश्चन है, और ये सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के बैक के क्वेश्चन हैं, ओके। पहला क्वेश्चन है कि विनिवेश नीति क्या है, क्या यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है। इसको लिख के लाया हूँ मैं, वहाँ पर पढ़ाऊँगा। सफल आर्थिक नियोजन के लिए कौन से संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक हैं। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहा है। ये प्लानिंग क्या होती है पता ही है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे देश में कब शुरू किया गया था? आज़ादी के बाद से इकोनॉमिक बहुत सारे प्लानिंग आए, जैसे विश्वेश्वरैया प्लान आया, उसके बाद से बॉम्बे प्लान है। ये नहीं पूछा है आपसे, आपसे पूछा क्या है, कौन से संरचनात्मक परिवर्तन करना चाहिए। संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, सरकार अपने ढांचे में कौन कौन से परिवर्तन करे। तो सबसे पहला परिवर्तन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे तो क्या होता है कि आपके पास प्लानिंग का सबसे मूल रूप में लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। लक्ष्य निर्धारित होगा, जैसे दलितों के लिए कोई योजना आती है तो दलित एक लक्ष्य निर्धारित है ना कि हमें दलितों को लाभ पहुंचाना है ना, तो उसके बाद हम डायरेक्ट उसको पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहली परिवर्तन क्या, लक्ष्य की योजना का एक लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा क्या है कि योजना की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। चैप्टर है इकोनॉमिक प्लानिंग, एक आर्थिक नियोजन, एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, वहाँ पर जाकर देखना, पूरा प्रॉपर रूप से आपको मिल जाएगा, है ना। जैसे लक्ष्य में आप क्या दे सकते हो, जैसे चीनी सरकार ने लक्ष्य रखा था माओ त्से-तुंग के समय में कि हमें देश में जो ज़मीनें हैं उनको समुचित रूप से बंटवारा करके हमें अपने जो आर्थिक नीति है उसको सुचारू बनाना है। जैसे यूएसएसआर में लक्ष्य रखा गया था, पोलैंड में लक्ष्य रखा गया था। ये सब आपको एनसीईआरटी में उदाहरण मिल जाएगा, वहाँ पर पढ़ोगे तो। अब लक्ष्य रख लिया, प्रक्रिया बना लिया, अब क्या होना चाहिए, तीसरा चीज़, इम्प्लीमेंटेशन आसानी से कैसे हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन सबसे आसानी से कैसे हो सकता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम योजना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा अगर कुचक्र चलाओगे तो योजना कोई भी कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। इसमें आप उदाहरण दे सकते हो कि पंचवर्षीय योजना जब लाया गया था, पंचवर्षीय योजना काफ़ी हद तक सफल रही थी अपने देश के आर्थिक स्थिति को सुधार करने में। पहले में एग्रीकल्चर का लक्ष्य रखा गया था, फिर दूसरे पंचवर्षीय योजना में महालिनोबिस प्लान आया था जिसमें इंडस्ट्री को डेवलप करने की बात की गई थी। तो अभी जो जितने आप PSU वगैरह देखते हो, ONGC या हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह वगैरह सब, ये सब उसी समय में लाए गए थे, समझ रहे हो ना। तो आप ये उसमें उदाहरण दे सकते हो। तीसरा क्या होना चाहिए, इच्छा शक्ति अच्छी होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए योजना को डेवलप करने की। चौथा क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक रूप से आप स्थिरता होनी चाहिए। आर्थिक नियोजन में और क्या हो सकता है, जैसे अभी वर्तमान में कौन कौन से प्लानिंग किए गए हैं, जैसे कर सुधार आपके देश में अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए ये चीज़ ज़रूरी होता है। उसके बाद से इकोनॉमिक प्लानिंग जब आप कर रहे हो तो मूल चीज़ होता है कि इससे सामान्य जनता को कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। दूरगामी प्रभाव होने चाहिए, राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं होना चाहिए कि 5 साल बाद, जैसे नोटबंदी था, नोटबंदी पर आज हमारी सरकार बात नहीं करती। उसके साथ यही था, उन्होंने देखा कि अभी के फायदे के लिए उन्होंने भविष्य को इग्नोर कर दिया, इसलिए नोटबंदी पूर्ण रूपेण विफल रही थी भारत में, समझ रहे हो। तो एक ब्लंडर था। तो इकोनॉमिक प्लानिंग ऐसे ही होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग में आपको क्या देखना पड़ेगा कि आज से 20 साल बाद देश की जनसंख्या कहाँ पर रहेगी, पॉपुलेशन प्लानिंग भी एक इकोनॉमिक प्लानिंग का हिस्सा होता है। तो जब आप इतना सारा कुछ कर लोगे तब जाके इकोनॉमिक प्लानिंग पूर्ण होती है। एनसीईआरटी में पूरा का पूरा चैप्टर है, वहाँ से आप इसको कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है,
भारत में वन के आर्थिक महत्व को बताना है। इसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन भी नहीं करने पर वाला हूँ। वन जो होते हैं हमारे देश के, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान करते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको लिखना ज़रूर। सारी योजनाएं भी लिखना, वन संबंधी जितने चलाए गए हैं या जो वन उत्पाद के लिए योजनाएं चलाई गई, सब कुछ लिखना है आपको। इसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना और विकास की विवेचना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको लिखा है, मैं आपको दिखा दूंगा। भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख भौतिक और सांस्कृतिक कारणों का विवेचना कीजिए। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट है ये पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। छठा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की जनसंख्या की वृद्धि प्रतिरूप के प्रादेशिक विविधता का विवरण दीजिए और आर्थिक विषमता पर अनेक प्रभाव को दर्शाइए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको नहीं किया है कंप्लीट, अभी कंप्लीट कर लूँगा तो मैं अगले लेक्चर में इसको इंक्लूड कर दूँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब आप आंसर की तरफ चलते हैं। ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। पहला क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की संरचना तथा विकास की विवेचना कीजिए। बिल्कुल बेसिक से लिखा है मैंने, जिससे सामान्य से सामान्य लोग भी इसको लिख सकें। प्रायद्वीपीय भारत पहला क्या है, जो विंध्य पर्वत से शुरू होकर कार्डेमम इलायची पर्वत तक जाता है, उसी को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। जैसे भारत का एक मैप बनाया मैंने, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है कि क्या बोला जाए, देख ही रहे हो। तो यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत शुरू हो जाता है। इसमें दक्कन का पठार का क्षेत्र आता है। तो एक मैंने बना दिया ओवरव्यू कि इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, इसको दक्कन का पठार बोलते हैं। मास्टर को इतना तो समझ में आ जाएगा, चेक करने वाले को। भौगोलिक विविधता से परिपूर्ण भारत का एक भाग जो लगभग में विंध्य श्रेणी आरावली से शुरू होकर सुदूर दक्षिण के कार्डेमम पहाड़ी तक विस्तृत है, उसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। डेफिनेशन दे दिया मैंने जो बोला वही लिखा। इस भाग में अधिकांश भाग का निर्माण ज्वालामुखीय लावा से हुआ है, इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ज्वालामुखीय लावा से हुआ, इसीलिए यह पठारी प्रदेश है पूर्ण रूपेण। काली मिट्टी की अधिकता है। अब काली मिट्टी के बारे में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसमें जल धारण करने की क्षमता भी इसकी अच्छी होती है। इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं काली मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में सामान्यतः ढलान पश्चिम से पूर्व की तरफ है, यानी कि इधर से इधर की तरफ है। समझ रहे हो ना, अगर मैप में मैं दिखाऊं, ढलान किधर से किधर, इधर से इधर की तरफ है। इसलिए अधिकांश नदियां अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं। इनका पश्चिमी भाग एक कागार के रूप में गुजरात से तमिलनाडु तक विस्तृत है। कागार का मतलब क्या होता है, भारत जब गोंडवाना प्रदेश में टूटकर अलग होकर आ रहा था, तो ये पूरा का पूरा भाग वही टूटा हुआ पहाड़ का भाग है। इसलिए पूरा का पूरा एक श्रृंखलाबद्ध पहाड़ है। इसको पार करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ कुछ दर्रे हैं कहीं कहीं पर, जिनके माध्यम से पार कर पाते हैं हम। तो पश्चिमी घाट के इधर का जो है, ये पश्चिमी घाट का मैदान कहलाता है। इसके पीछे का भाग इसका पर्वत पृष्ठीय भाग कहलाता है, जहाँ पर सूखा पड़ता है। इस इलाके में सूखा पड़ेगा, इस इलाके में खूब बारिश होगी। ओके, इसका पश्चिमी भाग एक कागार के रूप में विस्तृत है, गुजरात से तमिलनाडु तक। बहुत जल्दी मैंने क्वेश्चन लिखा था, इसलिए हैंडराइटिंग को मत देखना। जो अरब सागर के आर्द्र हवाओं को रोककर अधिक वर्षा कराती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर से जो हवाएं चलेंगी नमी वाली, उनको रोककर, इसीलिए बम्बई, केरल, इन सब में खूब बारिश होती है। समझ रहे हो ना। पश्चिमी घाट से मौसमी नदियाँ निकलती हैं, जो अपना जल कहाँ पर गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। मौसमी नदियाँ ही निकलेंगी, कि वहाँ पर तो कोई ग्लेशियर है नहीं कि जो सालाना वाली वर्ष भर वाली नदियाँ होती हैं वो निकलेंगी। कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, गोदावरी निकलती है, कृष्णा निकलती है, कावेरी निकलती है, और भी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। इन सब का मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। ये नदियाँ अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्रों का भी निर्माण करती है। उदाहरण के लिए कौन कौन से उपजाऊ क्षेत्र हैं भाई, तो कृष्णा, गोदावरी, दोआब, कृष्णा, कावेरी, दोआब। कावेरी नदी द्रोणी जो चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इन सब का निर्माण दक्षिण भारत की नदियाँ करती हैं। पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन बोले तो वहाँ पर बहुत वर्षा होती है, इसलिए पश्चिमी घाट में कई सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सालों भर एक ही जैसे रहते हैं, वन पत्ते नहीं गिराते हैं, जिसके कारण यहाँ जैव विविधता अच्छी पाई जाती है। परंतु पश्चिमी घाट के पृष्ठीय भाग में वर्षा की कमी के कारण यहाँ सामान्यतः सूखा पाया जाता है। मराठवाड़ा का इलाका जो है, जो नागपुर का इलाका, इन सब क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। वहीं पश्चिमी घाट में विविधता क्यों पाई जाती है, आपको पता ही है। सदाबहार वन मिलते हैं, कितने सारे नेशनल टाइगर रिजर्व हैं वहाँ, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हैं। ये सब कहाँ पर मिलते हैं आपको, पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक दक्षिण में फैला हुआ है। अब प्रायद्वीप के विकास के कारण, क्वेश्चन का दूसरा भाग था विकास के कारण। भौगोलिक कारण से यहाँ पर कैश क्रॉप, नकदी फसल की अधिकता है। कपास, मसाले, गन्ना, फल, चाय, कॉफ़ी, इन सब का उत्पादन दक्षिणी भारत में ज़्यादा होता है। काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कहाँ पर होती है, जहाँ पर टेम्परेचर हाई हो और वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये नेचर में एसिडिक होती है। काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी इन फसलों का उत्पादन मददगार होती है। कॉफ़ी और चाय के उत्पादन के लिए लेटराइट मिट्टी बहुत अच्छी होती है। लेटराइट मिट्टी मसालों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है तथा चाय कॉफ़ी का भी उत्पादन हो पाता है।
पहाड़ का भी ढलान है काफ़ी सारा दक्षिण भारत में, इसलिए वहाँ पर चाय कॉफ़ी दोनों बहुत ज़्यादा उपजते हैं। नदियों के दोआब में चावल की अधिकता पैदावार होती है, अत्यधिक पैदावार होती है। पूर्वी घाट के निक्षेप निर्मित मैदान में चावल की खेती प्रमुखता से होती है, जिसमें कावेरी डेल्टा, कृष्णा कावेरी दोआब ये शामिल है। यहाँ पर चावल की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। और कौन कौन से कारण हैं? समुद्री बंदरगाह के कारण व्यापार आसानी से हो पाता है। पश्चिमी तट तथा पूर्वी तट दोनों तरफ प्राकृतिक बंदरगाह बहुत सारे पाए जाते हैं। जैसे विशाखापट्टनम पूर्वी तट का बहुत बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। उसके अलावा क्या है? पठारी प्रदेश हैं तो खनिज संपदा की अधिकता है। इस कारण यहाँ पर अनेक खनिज आधारित उद्योगों का भी विकास हुआ है। अनेक धातु पेट्रोलियम आधारित उद्योग का विकास भी यहाँ पर हुआ है। मनोरम दृश्यों की प्रधानता के कारण पर्यटन का उद्योग का भी अत्यधिक विकास दक्षिण भारत में हुआ है। तो ये सब क्या है? दक्षिण भारत के विकास के कारण है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया और आप इसको विस्तार कर सकते हो, आप अपने शब्दों में और ज़्यादा लिख सकते हो अगर आपको कोई कारण पता हो तो। अगला क्वेश्चन मैंने इनका लिखा कि भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख भौतिक और सांस्कृतिक कारणों को बताइए। मृदा अपरदन क्या होता है भाई? मृदा के ऊपरी संस्तर का जब विनाश हो जाता है ना तो उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। ऊपरी संस्तर बोले तो मृदा के ऊपरी परत का जब विनाश हो जाता है ना किसी भी कारण से, तो वो मृदा अपरदन कहलाता है। कारण क्या क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, मानव निर्मित गतिविधि हो सकती है। मैंने इसको एक ओवरव्यू दिया है, आप इसको एक्सप्लेन अपने शब्दों में कर सकते हैं। वायु द्वारा अपरदन होती है। आपने पढ़ा होगा कि वायु द्वारा जो उत्तर का मैदान है, ब्रह्मपुत्र गंगा के घाटी का मैदान है, इस वायु द्वारा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है ना। जिससे क्या होते हैं? वायु अपरदन से अलग अलग आकृतियों का भी निर्माण होता है, जिससे बीपीएससी ने इस बार क्वेश्चन भी पूछा था, याद होगा। नदियों द्वारा अपरदन होता है, नदी के किनारे की मिट्टी को काट के ले जाती है नदी कई बार। हिमानियों द्वारा अपरदन होता है, और इस बार जो आया था क्वेश्चन बीपीएससी प्री में, उसमें हिमानियों द्वारा अपरदन से ही क्वेश्चन आया था एक। भूस्खलन द्वारा भी अपरदन होता है। तीव्र वर्षा, जैसे कुछ ही क्षणों में मान लो बादल फटने के कारण तीव्र वर्षा होती है, उसके कारण भी अपरदन हो सकता है। ये सब प्राकृतिक कारण हो गए। और भी प्राकृतिक कारण अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। मानवीय गतिविधि द्वारा कौन कौन से होते हैं? अत्यधिक पशुचारण, पशुओं का अत्यधिक चारण से मृदा अपरदन बहुत भयंकर तरीके से होता है। पेड़ों को काट दो तो मृदा अपरदन होता है। एक पेड़ जो होता है वो ऑक्सीजन देने के साथ साथ मिट्टी को भी जकड़ के रखती है, समझ रहे हो ना। जब यहाँ पर पेड़ काटते हो तो पेड़ तो काटते ही हो, यहाँ की मिट्टी भी ढीली हो जाती है, एक बारिश आएगी और ये मिट्टी सारी बह जाएगी। झूम कृषि, झूम कृषि जो होती है नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, वहाँ पर क्या करते हैं? जंगल जला देते हैं फिर कृषि करते हैं, तो उससे मृदा अपरदन बहुत ही ज़्यादा होता है। गलत फसल चक्र अपनाने के कारण भी मृदा अपरदन होता है। फसल चक्र अगर आपका गलत होगा तो उसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। भूमि को खाली छोड़ देने से अपरदन होता है। भूमि को खाली छोड़ोगे तो वायु अपरदन या मिट्टी पानी द्वारा अपरदन बहुत ही तेज़ी से होता है। अत्यधिक सिंचाई, बहुत ज़्यादा सिंचाई से अपरदन हो जाता है मृदा का, जैसे नहर सिंचाई या पंप सिंचाई या बाढ़ सिंचाई के माध्यम से बहुत सारा अपरदन होता है। वनों के आग द्वारा मृदा का अपरदन होता है। और इसके समाधान क्या हो सकते हैं? मेड़बंदी करना, मेड़ लगा दो चारों तरफ खेत के, इससे क्या होगा? हवा और जल से कम अपरदन रुक सकता है। समुच्च रेखीय कृषि, समुच्च रेखीय कृषि क्या होता है? सीढ़ीदार कृषि देखा होगा पहाड़ी भाग में, इससे क्या होता है? मृदा का अपरदन कम होता है। पत्थर के बांध लगा सकते हो आप। उचित फसल चक्र अपना सकते हो। कृषि वानिकी, यानी कि वन के साथ साथ कृषि करना, इससे क्या होगा कि मृदा अपरदन बिल्कुल कम हो जाएगा। वृक्षारोपण तो सारे समाधान हैं किसी भी प्रॉब्लम का। और झूम कृषि पर रोक लगाया जा सकता है लोक सहभागिता द्वारा। जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा अपरदन को आप नहीं रोक सकते हो। इस क्वेश्चन का भी मैंने एक ओवरव्यू दिया। तीसरा क्वेश्चन था इसमें, भारत सरकार की विनिवेश नीति क्या है? क्या है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है? विनिवेश का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट को बेच देना। सरकारी जो कंपनियां हैं, सरकारी जो पीएसयू हैं, उनमें अपने शेयर को जब सरकार बेचती है तो उसको क्या कहा जाता है? विनिवेश, समझ रहे हो ना। जैसे किसी चीज़ में शेयर को खरीदते हैं तो हम क्या बोलते हैं? निवेश। और जब शेयर को बेच देंगे तो विनिवेश कहलाता है। सरकारी उपक्रमों में जब सरकार अपनी मौजूदा हिस्सेदारी को बेचती है तो उसे विनिवेश कहा जाता है। विनिवेश की शुरुआत 1991 से शुरू हुआ था। इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सांकेतिक विनिवेश होता है और एक सामरिक विनिवेश होता है। सांकेतिक विनिवेश में क्या होता है? किसी भी कंपनी में जब सरकार अधिकतम 49% तक के शेयर बेच देती है तो उसको सांकेतिक विनिवेश कहा जाता है। 49% डेफिनेशन में है, वास्तविकता में 5 से 10% शेयर सरकार बेचती है। इसको क्या कहा जाता है? सांकेतिक, मतलब सांकेतिक रूप से उसमें कुछ शेयर सरकार ने बेच दिए। सामरिक विनिवेश क्या होता है? इसमें सरकार अपनी स्वामित्व को बेच देती है, यानी कि 50% या उससे ज़्यादा के जो शेयर होते हैं उसको बेच देती है। इसको स्वामित्व कहा जाता है। जैसे एयर इंडिया को अभी बेचा था सरकार ने टाटा कंपनी को, वो क्या था? वो सामरिक विनिवेश ही था। सरकार ने स्वामित्व भी बेच दिया। क्यों करती है विनिवेश सरकार?
तो बजट घाटा को कम करने के लिए पूंजी मिल जाता है उसको। जैसे मान लो इस बार का बजट घाटा बहुत ज़्यादा हो गया, कोई कंपनी है जो सरकार के लिए अच्छा काम नहीं कर रही है, बस सरकार का खर्चा ही बढ़ाती है, सरकार उस कंपनी को क्या करेगी, प्राइवेट कंपनी को बेच देगी। पूंजी के सकारात्मक उपयोग, मान लो कोई कंपनी घाटे में जा रही है, उसमें सरकार और पूंजियाँ लगा रही हैं और वो घाटा में ही जा रही है, तो ये यहाँ पर सकारात्मक उपयोग क्या पूंजी का हो रहा है? नहीं। तो पूंजी का उपयोग अच्छा हो इसके लिए सरकार बेच सकती है। कंपनियों के बेहतर प्रबंधन के लिए इसके लिए भी बेच सकती है, ओके, कि कंपनी का बेहतर प्रबंधन हो सके। भारत सरकार की विनिवेश की नीति कौन कौन सी है? देखो, 2 नीति है, एक 2009 में आई थी, एक 2016 में आई थी। 2009 में जो आई थी वो क्या है, सीमित हिस्सेदारी की बिक्री, मतलब थोड़े बहुत हिस्से किसी कंपनी में बेच दिए। तो इस तरह के विनिवेश किस कंपनी में किए जाते हैं? जो कंपनी मुनाफा कमा रही है पिछले 3 साल से लगातार, तो उसको जब सरकार को थोड़ा सा बेचना होता है तो मुनाफे वाली कंपनी कोई पूरा बेचेगा नहीं, उसको थोड़ा बहुत शेयर बेच देती है। इसकी पहचान कौन करता है? इन PSU की इसकी पहचान दीपम द्वारा किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय के तहत एक विभाग है। दीपम, DIPAM। 25% तक का विनिवेश इसमें किया जाता है। सीमित विनिवेश में कितना परसेंट तक? 25% शेयर तक बेचा जा सकता है। रणनीतिक विनिवेश की योजना 2016 में लाएगी मोदी जी सरकार द्वारा। इसमें स्वामित्व को हम बेच देते हैं। और इस PSU की पहचान कौन करता है? तो नीति आयोग पहचान करता है कि किसका स्वामित्व बेच देना है। ऊपर वाले की पहचान दीपम करता था, ओके। इस नीति के कारण, अब ये नीति सफल है या कि नहीं, इस नीति के कारण सरकार को 2022-2023 में अभी तक ही 23,000 करोड़ का रुपए कमा चुका ही सरकार। तो इतना जब हमने बता दिया तो उस क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आज के मूल क्वेश्चन पर, जो मॉडल आंसर मैं दे रहा हूँ। आप भी आंसर ज़रूर लिखिए, लिखना शुरू कर दो प्लीज़। आंसर भेजना इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो आप, ओके। क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? तो चलो देखते हैं सहमत है कि नहीं। क्या आप इसको सहमत हो सकते हो? पहली बात तो नहीं सहमत होंगे। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के पश्चात जब हम आज़ाद हुए तो हमने अपने लिए संविधान बनाया ताकि एक समान विधान द्वारा देश चले। सामान्य जनता के लिए हमारे संविधान सभा ने वो परिस्थितियाँ बनाई जिससे हम अपना विकास और अपने देश का विकास कर सकें। यही परिस्थितियाँ ही मूल अधिकार कहलाती हैं। समझ रहे हो ना? मूल अधिकार का समझ होगा तब को पता चल जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ सकता है। इन्हीं परिस्थितियों को मूल अधिकार का नाम दिया गया है। इन परिस्थितियों का जब अभाव था तब हम गुलाम भारत में रहते थे। यही मूल अधिकार का नहीं थे हमारे पास, तभी तो हम गुलाम थे। जो राज्य अपने नागरिकों को जितना अधिक अधिकार देगा वो उतना ही अधिक लोकतांत्रिक होगा। ये किसने बोला था? लॉस्की, प्रसिद्ध संविधानवेत्ता हैं लॉस्की, उन्होंने बोला था। अब स्रोत क्या है मूल अधिकार के? पहले मैंने उसको लिखा, USA के संविधान से लिया है। कौन कौन सी समितियां थी हमारे संविधान सभा में? तो मौलिक अधिकार समिति थी और मौलिक अधिकार उप समिति थी। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी जी अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं कि मूल संविधान में हमें 7 मूल अधिकार प्रदान किया गया था। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 के तहत वैधानिक अधिकार बना दिया गया। इसलिए अभी हमारे पास 6 मूल अधिकार मौजूद हैं। इन 6 मूल अधिकार को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया सबको। यहाँ पर 12 से 32 तक में है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब आ गए कि इनमें से कुछ अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल जो है ये भारत के नागरिकों को केवल प्राप्त हैं। इन अनुच्छेदों के अलावा सभी अधिकार नागरिक एवं निवासी दोनों को उपलब्ध होगा। यहाँ तक में कुछ भी मैंने ऐसा रॉकेट साइंस बोला है जो आपको नहीं पता हो? कुछ भी ऐसा बोला है? वही चीज़ें तो लिखी है जो मुझे पता है। भारत का संविधान उन कुछ चुनिंदा संविधान में शामिल हैं जिनमें इतने विस्तार से लिखित मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार दिखावे मात्र है? क्या हमारी सरकारें जब चाहें तब इसे सीमित कर सकती हैं? ये जो मूल बॉडी है क्वेश्चन का, उस पर हम लोग आ गए हैं। तो इन सब सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने विभिन्न फैसलों के द्वारा दिए हैं। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ फैसले हैं उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1952 का मामला है और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद सर्वोच्च है, वो जो चाहे जिस चीज़ में चाहे उस चीज़ में बदलाव कर सकती है, मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है।
ये दौर किस दौर था? ये पंडित नेहरू का दौर था। उस समय में संसद जो है उस समय के नेताओं पर शक नहीं करती थी कि ये नेता जनता की भलाई नहीं करेंगे। इस तरह का उस समय विचार नहीं था सुप्रीम कोर्ट में। अब आगे आना, राजनीति बदलती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदलते जाएंगे। अब इंदिरा जी आ चुकी हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद आर्टिकल 368 के प्रयोग द्वारा मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है और संशोधन के लिए संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए। जब आपने मूल अधिकार दिया नहीं तो आप संशोधित कैसे कर सकते हैं? संविधान सभा का निर्माण करो, तब मूल अधिकार में संशोधन करो। 1967 का समय है जब इंदिरा गांधी जी आ गई थी सरकार में। इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का फैसला आता है। ये भारतीय के पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट फैसला में से एक है। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद संविधान के हर भाग में 368 के प्रयोग से संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। मूल ढांचा जो है संविधान का वो अपरिभाषित है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जब लगेगा कि ये फैसला संविधान के मूल ढांचे को प्रहार कर रहा है। मूल ढांचा क्या है? कुछ फैसलों के तहत मूल ढांचा को कुछ डिफाइन किया गया है, लेकिन मूल रूप से मूल ढांचा अनडिफाइन है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को निरस्त घोषित कर सकती है। और मूल ढांचा समय के हिसाब से परिभाषित किया जाएगा। मूल ढांचा संविधान का हर समय बदलता रहता है, सुप्रीम कोर्ट बदलता है, सुप्रीम कोर्ट उसको परिभाषित करता है। इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूल ढांचे के आधार पर हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये मात्र दिखावे मात्र है। तर्क देना है, तर्क से सिद्ध करना है कि नहीं आपका तर्क गलत है। न्यायालय के पास कौन कौन सी अब शक्तियाँ हैं भाई? तो आर्टिकल 13 आच्छादन का सिद्धांत, 32 संवैधानिक उपचार, 137 और 226 के द्वारा न्यायालय हमारी मूल अधिकारों की रक्षा करती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की ये शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदान किया गया है ना, कोई संसद ने प्रदान नहीं किया है। संविधान अपने रक्षक के तौर पर व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट को शक्तियाँ प्रदान करती हैं। संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अतः मूल अधिकार भी सुरक्षित हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है, वहीं हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत किसी भी अधिकार के हनन पर रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट की यहाँ पर शक्तियाँ ज़्यादा है। हाई कोर्ट वैधानिक और मूल अधिकार किसी भी अधिकार का हनन होगा तो रिट जारी कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मूल अधिकार कभी भी किसी भी परिस्थिति में कम नहीं हो सकता? क्या मूल अधिकार कभी भी कम नहीं होगा? इस सवाल पर डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? इनको कोटेशन कर दिया तो अब को काट नहीं सकता एग्जामिनर ने। कहा कि देश की रक्षा के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां जरूर हैं जहां पर मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। इन्होंने बोला कि कभी कभी मूल अधिकारों को सीमित करने की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने समझाया कि अगर आर्टिकल 19(1) में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है तो आर्टिकल 19(2) में इन्हें सीमित करने का भी प्रावधान मौजूद है। आर्टिकल 19(2) में क्या है कि ये अधिकार कब सीमित हो जाते हैं, अर्थात युक्त प्रतिबंध द्वारा मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 33-34 द्वारा सुरक्षा बलों के मूल अधिकार पर नियंत्रण है तथा आर्टिकल 358 और 359 द्वारा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान भी हमारे संविधान में मौजूद है। अब आ गए निष्कर्षतः आज़ादी के पश्चात अनेकों बार हमारे मूल अधिकारों को बढ़ाने की कोशिश की गई है। शिक्षा का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार इत्यादि मूल अधिकारों को जोड़ा गया है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें खुद अपने अधिकारों को लेकर सजग रहना पड़ेगा, अपितु सरकारें कब हमारे अधिकार को कम कर देगी हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन जो 4.5 पेज 5 पेज में मैंने लिखा था आपके लिए मॉडल आंसर। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप भी क्वेश्चन ज़रूर लिखिए, लिख के सेंड कर सकते हैं, मैं मूल्यांकन कर सकता हूँ। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बाय।